शिव सीताराम। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिसने भारत को दशकों से बांट रखा है। आरक्षण का जो मुद्दा है, आज हम उस पर बात करेंगे। एक सवाल है, क्या आरक्षण सच में समानता लाता है? क्या इससे दक्षता और न्याय दोनों साथ साथ चल पा रहे हैं? और अगर नहीं चल पा रहे हैं तो सही समाधान क्या हो सकता है? यह जो वीडियो है, यह किसी जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और यदि यह कहा जाए कि यह कोई सवर्ण है जो आरक्षण के खिलाफ वीडियो बना रहा है, तो यह भी गलत है, क्योंकि मैं खुद एक ओबीसी। मेरी चिंता जो है वह आपको इस वीडियो को अंत तक देखने में समझ में आ जाएगी कि यह जो आरक्षण है, यह जो व्यवस्था है, यह हमारे लिए अमृत है या जहर है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, परंतु भारत की जनता जो आपस में बटी हुई है, अभी दो गुट बने हुए हैं। वैसे तो सदा से ही दो गुट यहाँ पर बनाकर रखे गए हैं, जिसमें एक गुट सवर्ण यानी कि जो अत्याचारी कहा जाता है, और दूसरा वर्ण वो जो SC ST OBC अर्थात जिसके साथ अत्याचार हुआ है, ऐसा बतलाया जाता है। समानता क्या है, पहले हमें यह समझना चाहिए। प्रकृति ने, ईश्वर ने, क्रिएटर ने, बनाने वाले ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया है। किसी का रंग अलग है, किसी की ऊंचाई अलग है, किसी की मोटाई अलग है। कोई दिखने में बहुत सुंदर है और कोई दिखने में बहुत ही बदसूरत है। फिर भी हम यह कहें कि इसे भी भूल जाएं तो सबको शक्ल तो अलग ही मिली है। अब हमें यह समझना होगा कि क्या हम इसमें समानता ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, और हमें लानी भी नहीं चाहिए। परंतु हमें समानता कहां पर लानी चाहिए? हमें यह देखना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर, ये तीन ऐसी बिंदु हैं जहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर इस प्रकार से दिए जाएं कि किसी के साथ भी अन्याय न हो। हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं कि अवसर समान देने में और फायदा पहुंचाने में क्या भेद हो सकता है। मान लीजिए एक दौड़ प्रारंभ होने वाली है, एक लाइन है जहां से सभी को दौड़ना है, और जो पहुंचने की मंजिल है वह भी समान दूरी पर ही है। परंतु कुछ व्यक्तियों को आगे खड़ा करके और सबको एक साथ भागने का निर्देश दिया जाए, तो यह जो आगे खड़ा किया गया वर्ग है, इसको लाभ पहुंचाने की चेष्टा है, और बाकी जो वर्ग पीछे से प्रारंभ कर रहा है उसके साथ यह अन्याय है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो समाज दो धड़ों में बढ़ चुका है। यही सबसे अधिक चिंता का विषय है। सवर्ण समाज जो है वह SC ST OBC अर्थात जो आरक्षित जाति हैं, उनको नीची नजर से देखता है। इसका कारण यह नहीं है कि वह यह मानता है कि यह जो जाति है यह नीच है, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं है। उसे यह लगता है कि उसके बच्चों का जो अवसर है, जो शिक्षा का, जो नौकरी का, जो उन्नति का, सामाजिक व्यवस्थाओं में जो अवसर है, उस अवसर को चुराकर SC ST OBC यानी कि जो आरक्षित जातियां हैं उनको दे दिया गया है। इसीलिए वह उनको ओछी नजर से देखता है। वहीं जो आरक्षित समाज है SC ST OBC, वह सवर्ण समाज को रोज
अपशब्द कहता है, क्योंकि उसकी नजर में यह जो समाज है यह उनका शोषण करने वाला है। आज SC ST OBC जो आरक्षित समाज है उनकी जो स्थिति है, उनके पतन का जो कारण है वह राजनेताओं ने अपनी नीतियों से हटाकर उसका पूरा उत्तरदायित्व सवर्ण समाज पर डाल दिया है। इस जो गलत फहमी की वजह से यह जो समाज है यह दो धड़ों में बटा हुआ है। अब हम आपसे उदाहरण के साथ यह बात पूछते हैं कि आप यह समझें कि यदि आपके किसी निजी संबंधी का जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाए या वह बहुत बीमार हो, जब आप इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर आप उसके लिए कैसा डॉक्टर चाहेंगे? वो डॉक्टर जो कुशल है, दक्ष है, जिसका अनुभव बहुत बढ़िया है, या वो जिसे किसी नेता ने लेटर देकर अप्रोच लगाकर डॉक्टर के स्थान पर बैठा दिया है। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि यदि आप अपना कोई मकान बनवाना चाहते हैं, घर में कोई लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करवाना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत धन व्यय हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वहां पर कोई ऐसा कारीगर हो जो बहुत अच्छा हो, बहुत दक्ष हो, योग्य हो, जिसे काम करने का बहुत अधिक अनुभव हो, जिसकी कार्य दक्षता बहुत ही अच्छी हो। आप उससे काम करवाना चाहेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से काम करवाना चाहेंगे जिसे किसी आपके जानने वाले ने प्रमोट कर दिया है कि आप इससे काम करवा लीजिए, चाहे उसे काम आता हो या न आता हो। इसके बाद एक और व्यवहारिक उदाहरण हम लेते हैं कि यदि आपको अपने बेटा या बेटी की शादी करनी है और उसके लिए आप जब रिश्ता ढूंढने निकलते हैं तो क्या आप क्या देखते हैं कि वह जो लड़का है बस वह आपकी जाति का होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उसकी योग्यता, उसका कुल, उसका व्यवहार, उसका आचरण, क्या आप यह नहीं देखते हैं? वह अपने करियर में कितना सफल है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, क्या आप यह नहीं देखते हैं? जब आप जीवन के हर क्षेत्र में दक्षता, योग्यता को देखते हैं तो इस सामाजिक परिवेश में आप यह क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इससे भारत को दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो भारत की जनता है वह दो धड़ों में बटी हुई है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वह यह है कि भारत को योग्य लोग मिलना मुश्किल है। वो योग्य लोग यहाँ से विदेश का रुख करते हैं, वहाँ पर जाकर अवसरों को पाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं और हमारे देश की जो योग्यता है वह बाहर चली जाती है। और यहाँ पर इस आरक्षण के वजह से जो हमारा देश है यह उस प्रकार से तरक्की नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से चाइना ने की है। क्योंकि चाइना भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करता है, परंतु कब? जब आप उससे सस्ता माल चाहते हैं। अर्थात आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसा गुड़ डाला गया है वैसा ही मीठा मिलेगा। चाइना के सामान को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह टिकेगा नहीं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि सस्ते के चक्कर में उसने क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया है। यहाँ पर भी इस व्यवस्था से यही हो रहा है कि क्वालिटी से, दक्षता से, योग्यता से कंप्रोमाइज किया जा रहा है और इसके जो दूरगामी परिणाम है वह इस देश के लिए, इस समाज के लिए उत्तम, गुणकारी, उन्नति करने वाले नहीं प्रतीत होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि पिछड़ेपन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला आधार आर्थिक स्थिति अर्थात संसाधनों की कमी, शैक्षिक पृष्ठभूमि। यह कह सकते हैं कि जिनके परिवार में लोग बहुत अधिक
पढ़े लिखे नहीं हैं तो वह अपने बच्चों को उस प्रकार का दिशा निर्देश, गाइडलाइन जिसे कहते हैं, या मार्गदर्शन देने में असमर्थ होते हैं। पारिवारिक वातावरण भी इसी में आता है कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने खुले विचारों के हैं, उनकी तर्क शक्ति किस प्रकार की है, और उसके बाद आता है भौगोलिक पिछड़ापन। अब ऐसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पर संसाधनों का अभाव है, जैसे यदि दूर दराज के गांव में वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा वैसी नहीं है जैसी शहरों में होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्कूल, सभी प्रकार की बातें इसमें आ जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पिछड़ापन जो है वह जन्म से नहीं हो सकता है, उसके लिए परिस्थितियां तय होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मुख्य बात आती है कि एक व्यवस्था जो बनी हुई है वह व्यवस्था किस हिसाब से बनी थी, उस समय क्या परिस्थिति थी, और सबसे बड़ी बात क्या नियत थी, क्या उनके पास वो दूरदर्शिता थी। यदि हम कहें तो हाँ, क्योंकि जब भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान में आरक्षण डाला था तो उन्होंने इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया था, क्योंकि 10 वर्ष में जो लोग पिछड़ेपन में थे उनको समान अवसर प्राप्त होकर वह भी सवर्ण समाज के समान ही एक लाइन पर आकर खड़े हो सकते थे। परंतु राजनेताओं ने इसकी अवधि को बढ़ाकर इस देश के लिए इसे एक अभिशाप के रूप में स्थापित कर दिया है। ना तो यह इस देश की तरक्की होने दे रहा है और ना ही इस देश में एकता समानता लागू कर पा रहा है। हमें करना क्या चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? क्या इसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं? क्या नियत नहीं है? अंग्रेज भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, और यह जो व्यवस्था है इसमें भी फूट डालो और राज करो की नीति दिखाई देती है। तो यह हमारे हित में कैसे हो सकते हैं? और यदि रहे होते तो 70 साल में जो स्थिति भी बनी हुई है वह न होती। लोगों के सोचने का नजरिया ही यह हो गया है कि वह यह बात करते हैं कि हमारी जाति के जज कितने हैं, हमारी जाति के इंजीनियर कितने हैं, उच्च शैक्षणिक अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी कितने हैं, यह वह जाति से देखते हैं, योग्यता से नहीं। तो यह जो व्यवस्था है यह हमें विकलांग बना रही है। करना क्या चाहिए? जैसा हमने बताया कि जो पिछड़ेपन का आधार है उसके आधार पर ऐसे अवसर देने चाहिए। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार को उसकी सभी प्रकार की शिक्षाओं की जो फीस है वह माफ करनी चाहिए। उसे किताबें, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। यह जरूरी है। यदि शैक्षणिक और पारिवारिक वातावरण उस प्रकार का नहीं है तो जैसे सवर्ण का जो बच्चा होता है उसे यदि किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यहाँ पे सवर्ण का अर्थ किसी वर्ग से नहीं है, बस उसको कह सकते हैं समझाने के लिए कि जिसके पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। हमें दो वर्गों में बांटना पड़ेगा, एक के पास संसाधन उपलब्ध हैं और एक के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यदि आप कहें अत्याचारी और शोषित तो फिर आज के समय में उन लोगों को सजा नहीं दी जा सकती है जिनके लिए तथाकथित यह कह दिया गया है कि उन्होंने शोषण किया है, सदियों तक किया है। तो जिन्होंने शोषण किया था वह भी मर चुके हैं, खप चुके हैं, और जिन पर शोषण हुआ था वह भी मर खप चुके हैं। उनके द्वारा किए गए पापों की सजा आज की पीढ़ी को देना यह तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ पर हम दो वर्गों की बात करेंगे, जिसके पास संसाधन है और जिसके पास संसाधन नहीं है। जिसके पास संसाधन है उसको यदि एक परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर मिलते हैं
तो जिसके पास संसाधन नहीं है आप उसे 5 अवसर दे दीजिए, लेकिन उस परीक्षा को पास करने के पासिंग मार्क्स कम मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उस स्थान पर जिस बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति होना चाहिए वहां पर उससे कम बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति को आप स्थापित कर दे रहे हैं। परंतु यह जो गैप है यह हमेशा बना रहेगा, और जो ये गैप है, इस गैप से सबसे पहला नुकसान तो यह हो रहा है कि देश की उन्नति नहीं हो पा रही है। योग्यता, कार्य क्षमता, दक्षता से हमें समझौता करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सबसे बड़ा इसका नुकसान है वो यह है कि यहाँ पर जब हम यह गैप देखते हैं तो यह जो बढ़कर आया है और यह जो एक सुविधा लेकर यहाँ पर पहुंचा है, यह दोनों एक दूसरे के समकक्ष खड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात, कभी भी यह जो शिक्षित होकर आया है यह इसका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है यहाँ तक पहुंचने का जो कारण है वो दक्षता नहीं है, यह कोई लाभ लेकर यहाँ पर पहुंचा है और गलती से ये यहाँ आ गया तो इसका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि यह जानता है कि यह उतना योग्य नहीं है जितना योग्य उस पद पर होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर कहता हूँ कि मैं आरक्षण का विरोधी कतई नहीं, परंतु यह जिस प्रकार से दिया जा रहा है मैं उसका घोर विरोधी हूँ, क्योंकि योग्य को पीछे करके समाज को बांटना, देश की गति को रोकने वाली जो नीति है उस पर सवाल करना जरूरी है। अंतिम निष्कर्ष की तरफ यदि हम चलें तो हमें पहचान से ऊपर उठना होगा। पहचान शोषित और शोषण करने वाले की, स्थिति आधारित न्याय अपनाना होगा। किसकी स्थिति कैसी है, किसे सहारे की आवश्यकता है तो किसे सहारे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, परंतु उन्हें यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो कृपया उसे छोड़कर किसी पीड़ित का भला करे। यह बस सरकार का ही काम नहीं है, यह हमारा भी कर्तव्य है। और अवसर सबको समान मिले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु मानक सबके लिए समान होने चाहिए। मंजिल की दूरी सबके लिए एक ही समान होनी चाहिए। उसको प्रयास के लिए अतिरिक्त अवसर, अतिरिक्त सुविधाएं आप दे सकते हैं, परंतु आप यह नहीं कर सकते कि एक 100 मीटर की दौड़ में एक व्यक्ति 100 मीटर दौड़े और दूसरे को आप 50 मीटर ही दौड़ाएं। संसाधन विहीन व्यक्ति है उसे प्रयास करने का 2 गुना समय दे दीजिए, ताकि वह 100 मीटर दौड़कर उस दूसरे व्यक्ति जो 100 मीटर दौड़ा था उसके समकक्ष खड़ा होकर अपने आप को हीन महसूस न करे। और वो जो तथाकथित शोषण करने वाले हैं, जिनको आप कहते हैं कि वह आपको नीची नजर से देखते हैं, तो उनके पास भी कोई कारण न बचे कि वह आपको नीची नजर से देखे। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? जातीय भेदभाव समाप्त हो जाएगा, समाज वर्गों में नहीं बटेगा और भारत की जनता एक हो सकेगी। और यदि हम एक होकर रहेंगे तो हमारी जनसंख्या जो इतनी अधिक है, जिसे आज बोझ माना जाता है, यह हमारी ताकत बन जाएगी। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मेरी जो वास्तविक चिंता थी वो क्या थी। मैं इस भारत की, अपने देश की तरक्की देखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप भी वही देखना चाहते होंगे। जब आप अपने बच्चों का रिश्ता तय करते समय, अपना घर बनाते समय, अपने लिए उपचार करने वाले डॉक्टर को निर्धारित करते समय और यहाँ तक कि भोजन बनाने वाला भी आपको दक्ष चाहिए, तो यह देश भी आपका है। इस देश को बनाने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। कृपया इस वीडियो को
जितना हो सके आगे पहुंचाएं। यदि कोई बात ऐसी कह दी गई है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु सच्चाई यही है। शिव सीताराम।